नमस्कार मित्रांनो. आज आपल्या सोबत आहेत एक विशेष पाहुणे, डॉक्टर अंकित शहा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादमधून. पण त्यांना मराठी फारसं कळत नाही आणि मला गुजराती फारसं कळत नाही. म्हणून आपण हिंदीमध्ये हा व्हिडिओ करणार आहोत. नमस्कार अंकित जी, आपका स्वागत है MH48 यूट्यूब चैनल पे. जय श्री राम। जय श्री राम. आज के चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूएई विजिट, और खास करके दो मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस विजिट की. पहला मुद्दा जो जिसके बारे में आपने कल मुझे मैसेज भेजा था और मैंने उसका जिक्र किया था अपने वीडियो में, कि जो एक यूपीआई का जो एक शुरुआत यूएई में हुआ और उसके लिए जो एक कार्ड दिया गया था, एक जयवन और रुपए कार्ड, तो उसमें जो नंबर है कार्ड का वो 0001971 था. मुझे लगा पहले ये बांग्लादेश लिबरेशन का कुछ तो कनेक्शन रहेगा, लेकिन आपने जो मैसेज किया था वो मैंने पढ़ा, और तो उसके बारे में एक डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा रहेगा. और दूसरा मुद्दा है कि जो आज स्वामीनारायण संप्रदाय का एक भव्य मंदिर का एक लोकार्पण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका महत्व कितना है, और खास करके टेम्पल इकोनॉमिक्स और यूएई जैसे देश में टेम्पल इकोनॉमिक्स और शायद डी रेडिकलाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो पहला मुद्दा है कि आप आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9.5 साल में, या 2015 से पहला विजिट अगर हमने काउंट किया तो 7 बार यूएई जा चुके हैं, और पिछले 7 महीनों में यूएई के प्रेसिडेंट है एमबीजेड, जो शॉर्ट फॉर्म उनको कहा जाता है, उनके साथ 5 बार कम से कम या 7 बार मिले हैं. तो अभी ये जो विजिट हो रहा है प्रधानमंत्री का, उसमें खास करके जो एक यूपीआई और उनका एक जो पेमेंट सिस्टम है उसके बीच में एक कोऑपरेशन है शुरू हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, खास करके कॉन्टेक्स्ट में जो सेपा दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है और अभी ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होने वाला है. तो कॉम्प्रिहेंसिव ये पिक्चर अगर देखें तो बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट सिस्टम, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का फाइनेंशियल रीसेट आगे आते हुए दिख रहा है डी डॉलराइजेशन रिलेटेड, उसमें ये समझ में आ रहा है कि बीच में भी जब ट्रांजैक्शंस रशिया के साथ हुए तो उसमें हमने रशियन ऑयल के लिए दिरहाम में पेमेंट करने की कोशिश की, जबकि रशिया का आग्रह ये रहा कि आप युआन में पेमेंट करें. तो एक तो बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि भारत और यूएई का जो संबंध है, और प्रधानमंत्री जी लिखते हैं ब्रदर, साफ लिखते हैं ब्रदर. दो ही व्यक्ति को वो अपना ब्रदर बताते हैं ट्विटर पे, एक है एमबीजेड यूएई के और दूसरे एमबीएस जो सऊदी अरेबिया के हैं, और किसी को वो ब्रदर नहीं लिखते. तो एक हम जानते ही हैं कि उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां पे हम मानते हैं इस्लाम का रहा, उससे पहले का जो पीरियड है, जिसको मेरी समझ में मुझे लगता है कि चंद्रवंशी भारतीय उनके रूट्स रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उस रूट्स को एड्रेस करते हुए ब्रदर लिखते हैं. तो ये जो पेमेंट के इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इसमें फाइनेंशियल रीसेट का पिक्चर अगर आप ऐड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाले फाइनेंशियल रीसेट में बात ये हो रही है प्रिंसिपल की, कि अगर आपके पास कुछ रियल प्रोडक्ट या सर्विस देने को है तो उसके एक्सचेंज में ही हमारे पास कुछ रियल प्रोडक्ट और सर्विस आपको देने के लिए है. ठीक, अगर इस प्रकार का इवॉल्व्ड बार्टर होना है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो बहुत साफ है कि पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक कॉमन पेमेंट सिस्टम हो. जब ये कॉमन पेमेंट सिस्टम होगी तो इवेंचुअली आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यूएई के अगर कुछ कंपनीज वहां रहने वाले भारतीयों को कुछ पेमेंट करना चाहे, तो और हमें जब क्रूड ऑयल परचेज करना है तो हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन में पूरा सेटल हो जाए, राइट? तो यानी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कहने का मतलब यह है कि भारत और यूएई का जो व्यापार रहा है वो एक साधारणतः बराबरी का व्यापार है, वो चाइना इंडिया के व्यापार जैसे नहीं कि ओनली वन वे ट्रैफिक है,
लगभग अपना जितना एक्सपोर्ट है उतना ही लगभग इंपोर्ट है, और जब भी ऐसे एक बैलेंस होता है तभी ये पेमेंट सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि वो बार्टर तभी कहलाया जाएगा कि दोनों का सही है। इवन अदरवाइज अगर सरप्लस या डेफिसिट भी होगा, बिकॉज क्योंकि आपकी पार्टनर कंट्री है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्री, तो सरप्लस या डेफिसिट भी होगा तो भी आपका ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बच रहा है, ट्रांजैक्शन का स्पीड बढ़ रहा है, राइट। और वो जो पूरा अलग से एक एक अकाउंट का लेजर रखना, एक कॉमन लेजर पे आ सकता है आप दोनों कंट्री की पेमेंट सिस्टम्स। तो इवेंचुअली जब अक्टूबर के आसपास ब्रिक्स समिट होगी 2024, जो मुझे लगता है कि ब्राजील ने बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से अपना होस्टिंग जो है व्लादिमीर पुतिन को पास ऑन कर दिया, क्योंकि बड़े डिक्लेरेशंस होने हैं तो मॉस्को से होंगे। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ब्रिक्स प्लस नेशंस की सबकी पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन का एक कॉमन फॉर्मूला बन के आना ही है, राइट। तो और यूएई आप जानते हैं, यूएई बहरीन 70s 80s तक वहां रुपया का चलन था, इनफैक्ट आप मार्केट में जाओगे तो वो बताएंगे। तो इट इज नॉट अ सरप्राइज। दूसरा आपको ये समझना है कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट और उसकी बात नहीं है। जब वो कार्ड पे 1971 लिखा गया तो उसका अर्थ होता है कि 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी कैंसल आउट कर दी, गोल्ड स्टैंडर्ड जो करेंसी के साथ लिंक था, और तब से सारी करेंसीज जो है फियाट बन गई। मतलब यू कैन प्रिंट आउट ऑफ थिन एयर, राइट। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिजर्व होने की जरूरत नहीं, राइट। डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वेट ऑफ गोल्ड, ओके। तो अगर फियाट करेंसी सिस्टम के एंड का सिंबलिज्म हो रहा है तो इस कार्ड पे 1971 लिखा होने से हो रहा है। और जहां तक, क्योंकि कुछ कमेंट्स ये भी आई कि यूएई के शेख का कुछ एनिवर्सरी होगा 1971 का, ऐसा कुछ। तो मेरा ये मानना है कि दो ही लीडर्स ऐसे हैं अभी वर्ल्ड में जो डेट्स और नंबर्स पे बहुत पर्टिकुलर है। एक है शी जिनपिंग और दूसरे है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इन दोनों के अलावा बाकी कोई डेट्स नंबर्स में इतना प्रिसिशन नहीं देखता है। तो मैं आपका आपका जवाब का मैं 3 हिस्सों में ये करता हूँ और फिर से आपको पूछता हूँ, क्योंकि हमारे ज्यादातर श्रोता है वो सामान्य लोग हैं, उनको वो सब फियाट और जी ये सब चीजें समझ में नहीं आ सकती है। तो पहली चीज है कि 1971 जब यूएई एक तरीके से आजाद हो गया, यानी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, उसके बाद में वो एक अलग 7 एमिरेट्स का बनके एक देश हो गया। उससे पहले ये देशों में इंडियन करेंसी थी, रुपया चलता था, और मेरे हिसाब से उन्होंने ऑप्शन भी रखा था कि उसके बाद भी वो रुपया चला सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उनको बोला कि आप रुपया का करेंसी नहीं रख सकते। और अभी लगभग 50 साल होने के बाद, 53 साल होने के बाद हम लोग वो फिर से एक तो वो जो दिरहम और डॉलर में जो ट्रेड चलता था, वो उसके लिए हम भी कुछ हिस्से से जिम्मेदार है क्या? और वो कदम सही था क्या? अगर उन्होंने तभी रुपया स्वीकार करते थे, तभी जो कंटिन्यू करते थे, तो क्या चीज होती थी आज? देखिए, वो जो पूरा एक डॉलराइजेशन का दौर चला, ना सिर्फ यूएई का जन्म और करेंसी के चेंज के शिफ्ट की बात हो रही है। वो जो डॉलराइजेशन 1971 से शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी बदमाशियां हुई है। तो सऊदी अरेबिया में, जब मैं अभी एक फोटो मैंने ट्वीट भी किया था थोड़े टाइम पहले, कि वहां की लड़कियां जो कपड़े पहनती थी कलरफुल, 1973 के पेट्रो डॉलर से पहले की तस्वीर है। तो ये जो पूरा एक रेडिकलाइजेशन का दौर चला जिसमें पेट्रो डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल था, और इनफैक्ट दुबई का इस्तेमाल होता था क्योंकि वो जावेद सलीम की स्क्रिप्ट ही तभी से आई। उससे पहले तो कोई अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके नहीं घूमता था। सारे अरबी वर्ड्स जो लिरिक्स और हिंदी मूवीज के स्क्रिप्ट में आए, वो कहाँ से आए? बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर। सारी सारी सिटीज की, हाईवेज की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज किसी एक कम्युनिटी के पास कैसे आई? बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर। तो एक डॉलराइजेशन के साथ रेडिकलाइजेशन का एक पैरेलल दौर चला, जहां पे खान्स बॉलीवुड में एंटर कर पाए, क्योंकि 71 से पहले तो आपको हिंदू नाम रखना पड़ता था इफ यू वांट टू सर्वाइव इन बॉलीवुड, ठीक है। दिलीप तो कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, सो बाद जी में सब शाहरुख खान, सलमान खान, जी ये सब तो 1971 ये के बाद शुरू, आपका कहना है?
हाँ, ये पेट्रो डॉलर का जादू है जो चला। और ना सिर्फ ये, वो प्रेम वाली मूवीज चलती रही एक के बाद एक, इसके बावजूद कि आपकी हर एक सिटीज में टेरर अटैक चल रहा है, हर एक सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट चल रहा है, और बाजू में थिएटर लगा है जहां पे प्रेम वाली मूवीज चल रही कल मैं तो वही वही बता ये, रहा था कि 2001 में जब भी 9/11 के टेररिस्ट अटैक हुए, तभी तालिबान रेजिम को मान्यता देने वाले 3 देशों में, एक पाकिस्तान था, वो ऑब्वियस है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, और तीसरा यूएई है, और इसी दोनों देशों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रदर कहते हैं। सो ये जो बदला हुआ उसके बारे में हम लोग आएंगे, लेकिन एक सवाल मुझे है खास करके ये डॉलराइजेशन के बारे में। यानी आपने कहा जो पेट्रो डॉलर से पहले एक जो डॉलराइजेशन हुआ, और डॉलराइजेशन के वजह से, यानी ब्रेंटन वुड सिस्टम खत्म होने की वजह से, जो अमेरिका के डॉलर की जो लत दुनिया को लग गई कि अमेरिका डॉलर छपता रहा और हम लोग डॉलर खरीदते रहे, हम लोग रिजर्व करेंसी करके वो बनाते रहे, उसके वजह से अमेरिका का क्या फायदा हुआ और पूरे विश्व का कैसे नुकसान हो गया। तो वो बताने के बाद हम डी डॉलराइजेशन के बाद जाएंगे, ऐसे मुझे लगता जी। तो लोगों को, दर्शकों को समझना ये है कि 180 प्लस देशों ने अपनी करेंसी की डिमांड खत्म कर दी जब उन्होंने डॉलर अपनाया। तो आपने एक कंट्री की वैल्यूएशन आर्टिफिशियली आप उतनी ऊपर लेके गए कि आप 12-12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद भी डॉलर कमा नहीं पाते जितनी आपकी खरीदने की जरूरतें हैं। तो एक तरह से वो जो 5 वेकेशन साल के वहां होते हैं, वहां कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे खाली आपको प्रिंट करना है और परचेस कर लेना है जो एशिया में बन रहा है। तो ये जो लाइफस्टाइल थी वीकेंड ऑफ वाली, डेट्स वाली लाइफस्टाइल, सेविंग जीरो, ये इसलिए पॉसिबल हो पाती थी वेस्ट में। जैसे पेरेंट्स को रिटायरमेंट का बेनिफिट, मेडिकेयर, राइट, छोटे बच्चों को स्टूडेंट लोन्स मिल रही है 1-2% पे, इनोवेशन करने के लिए गूगल, अमेजॉन, ये सब बिल्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, आपको 1-2% पे लोन मिल रहा है। ये सब पॉसिबल ही इसीलिए था बिकॉज यूएस डॉलर वाज द रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो वरना ये कुछ होता ही नहीं। तो है। यानी हम आपको लोग ये मेहनत समझना है करते कि थे और पूरा वो लोग उसका आपकी जेब में बेनिफिट से लेते हो थे। रहा था, ये आपकी जेब में से ये लाइफस्टाइल चल रहा था इतने टाइम से। तो जो जो लोग यहाँ पे भर भर के गवर्नमेंट को गालियां देते थे, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, सब खराब है, चलो वहां चले जाते हैं, वहां गवर्नमेंट कितना बेनिफिट देती है, ये वो, लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारी जेब में से वो बेनिफिट वहां मिल रहा है। तो ये जो रिजर्व करेंसी का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र बोलो या इतना बड़ा डैमेज जो पूरे वर्ल्ड को हुआ, वो शायद अब सभी देशों को समझ में आ रही है कि हर जगह उन्होंने बदमाशी की। जैसे यूरोप खड़ा है रशिया की बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइना की बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है भारत की बॉर्डर पे, भारत खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है उस तरफ। तो ये पूरा जो हर एक देश को बोला गया कि भाई तुम्हारा बाजू वाला देश बदमाश है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, और दूसरे बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स मिले। इस तरह से यूएस डॉलर कंटिन्यू किया एज अ रिजर्व करेंसी स्टेटस। सो तो डॉलराइजेशन के दो दो ये है, दो फेजेस है। पहला फेज पेट्रो डॉलर जब भी पावरफुल होने लगा कि बिकॉज अमेरिका सब गल्फ कंट्रीज का प्रोटेक्टरेट, यानी प्रोटेक्टिंग कंट्री था, उसके वजह से पेट्रोल खरीदी करने के लिए सब डॉलर जमा करते रहे। और बाद में जब भी चाइना का राइज हो गया, तब चाइना को यूएस डॉलर होल्ड करने की बहुत ज्यादा एक लत लग गई। तो उसके वजह से मैं सही हूँ कि ये दो स्टेजेस हम कह सकते हैं। देखिए, चाइना का राइस कहां से शुरू हुआ अगर मैं आपको बताऊं, 1979 में डेंग शियाओपिंग गए थे प्रेसिडेंट कार्टर के पास, हम्म। और वहां तय हुआ कि आप अपनी सारी कंजम्पशन डोमेस्टिक खत्म कर दें तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। तो डेंग शॉपिंग वापस आके डिक्लेयर करते हैं सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, ब्रूटली इम्पोज्ड, ठीक है। तो चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म कर दिया गया विद सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, और उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनेंगे। लेकिन डी डॉलराइजेशन का जो पहला वेव हुआ लेट 90s में, जहां पे यूरोपियन एलाइज ने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द डॉलर, तो वो यूरो करेंसी उन्होंने लॉन्च की। जैसे ही उन्होंने यूरो करेंसी लॉन्च की, नाटो उनको घसीट के युगोस्लाविया वॉर में ले गया यूरो का वैल्यू नीचे ले जाने के लिए।
और जब ये यूरोपियन एलाइज को बात समझ आई तो उन्होंने बोल दिया कि अब हम यूएस ट्रेजरी और डॉलर में बिल्कुल सेविंग्स नहीं करेंगे। तो पूरा जो आईटी सेक्टर का बबल रिजर्व करेंसी का इकट्ठा हुआ पड़ा था वो पूरा बर्स्ट हो गया, जिसमें 78% वैल्यूएशन चली गई। दैट उसको जो हम डॉट कॉम बर्स्ट बबल बोलते हैं, डॉट कॉम बबल 2002। लेकिन उससे पहले क्योंकि यूरो करेंसी लॉन्च हो गया और उन्होंने मना किया कि हम सेविंग्स नहीं करेंगे यूएस ट्रेजरी में, तो उसका बदला लेते हुए अमेरिका चाइना को डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनाया और सारे बेनिफिट्स दिए और उसको एक्सपोर्ट के लिए जितना भी टेक्नोलॉजी चाहिए था देना शुरू किया। तो वहां से स्टार्ट हुआ चाइना का बिल्डअप उस लेवल पे जहां पे वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया। और इसके लिए चाइना ने प्रॉमिस किया कि आपके यूरोपियन एलाइज की बजाय हम यूएस ट्रेजरी में सेविंग्स करेंगे। तो एक बात मैंने सुनी थी, अभी सच है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पता नहीं, 2004 में जब भी इराक पे हमला हुआ था, वो उसका एक कारण ऐसे बताया जा रहा था कि सद्दाम हुसैन ने जो ऑयल ट्रेड है वो यूरो में करने का कोशिश किया था या निर्णय लिया था, तो उससे डॉलर का एक इम्पोर्टेंस कम होता था, इसलिए एक दैट वाज वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस। क्या सही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दो कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ये सिंगल हैंडेडली ट्राई किया। एक लिबिया के गद्दाफी और दूसरे सद्दाम हुसैन इराक के। और दोनों का क्या नतीजा है आपने देखा है। और अभी हम लोग इस दौर में आते हैं 1971 से, जो अभी ये डॉलराइजेशन का एक दौर चल रहा है, तो क्या उसके लिए सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके के सैंक्शंस वेस्ट ने और अमेरिका ने पहले सऊदी अरेबिया के खिलाफ लगाए, ये एक जमाल खशोगी के एक हत्या के बाद, या फिर अभी पुतिन रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, क्योंकि सैंक्शंस ईरान के खिलाफ 1979 से थे, लेकिन अभी जो खास करके डॉलर का एक वेपन जैसा, एक हथियार जैसा इस्तेमाल करने का जो दौर चला है पिछले 2-4 सालों में, क्या उसने ट्रिगर किया है एमबीजेड को, एमबीएस को कि डॉलर के अलग कुछ सोचे और इस बात, क्योंकि क्योंकि देख सऊदी अरेबिया और यूएई तो सबसे क्लोजेस्ट यूएस अलाइज है, तो व्हाई दे आर थिंकिंग, क्यों ऐसे सोच रहे हैं? तो देखिए ये जो रीजनिंग दिया जा रहा है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने यही बताया कि यूक्रेन के वॉर की वजह से जो रशियन एसेट्स को फ्रीज किया गया और डॉलर को वेपनाइज किया गया। तो मैं मानता हूं कि ऐसे रीजंस हो सकते हैं एक्सिलरेट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिगर तो बहुत जल्द शुरू हो चुका था। मुझे लगता है कि 2008 का जब क्राइसिस आया उससे पहले डॉलर ने वेस्ट में सारी फैमिली तबाह कर दी, क्योंकि फादर का रोल भी डॉलर निभा रहा है, पेरेंट्स का, मदर का, सिस्टर का, सन्स का। क्योंकि आप बच्चों को निकाल पा रहे हो घर से 14-15 की एज पे, और हुँ, बच्चे भी निकल रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको 1-2% पे लोन मिल रहा है तो वो भी निकल लिए। पेरेंट्स को बोला गया कि स्टेट जो है वो टेक केयर करेगा आपके मेडिकेयर और जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, क्योंकि आपके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस था। तो डॉलर ने जो फैमिलीज को तबाह किया 50-60% डिवोर्स रेट्स के साथ, उसकी वजह से 2008 का क्राइसिस हुआ। तो वेस्ट में जब ये फैमिली तबाह हो चुकी तो क्राइसिस में से निकालने के लिए इन्होंने वापस डॉलर्स प्रिंट किए 2009 से। हुँ। इस बार जो इन्फ्लेशन आया पूरे वर्ल्ड में, उसमें बहुत सारी मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स गिर गई, जिसको हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग ऑफ 2011। हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि गल्फ को पहली बार तब रियलाइज हुआ कि उनका 50% क्रूड ऑयल का वेल्थ खर्च हो चुका भारतीय उपमहाद्वीप और मिडिल ईस्ट को रेडिकलाइज करने में, सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में चालू रखने के लिए। तो और मुझे जिस लगता है तरीके कि से अमेरिका ने रियलाइजेशन उसको तब आ डिफेंड नहीं चुका किया, था। अरब स्प्रिंग में अमेरिका ने ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है करके उनको पीठ में खंजर भोंक दिया। तो उस वजह से वो शायद ये हो गए, अलर्ट हो गए कि अभी हमको यूएस से भी एक अलग अल्टरनेटिव हमको देखना चाहिए। जी, तो यही वो रियलाइजेशन का मोमेंट था। और क्योंकि फिर 2014 में आपको प्रधानमंत्री जी उनको इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पे मिले, तो ये मूवमेंट ने स्पीड पकड़ ली। तो आपने देखा कि कैसे गल्फ ने सिलेक्ट किया कि योग, आयुर्वेद और मंदिर से पूरा गल्फ डी रेडिकलाइज करना है। तो और ये तो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूं कि जहां जहां से जिहाद का कॉल आता है वहां वहां मंदिर की घंटियां बजनी चाहिए। तो ये स्थापना करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है।
तो तो वो मंदिर के तरफ आने से पहले और एक सवाल है, क्योंकि खास करके यूएई यानी जहाँ पे लगभग 35 लाख भारतीय श्रमिक, ज्यादातर श्रमिक और मिडिल क्लास भी, अमीर लोग भी है, बट ज्यादातर श्रमिक लोग वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। उनके लिए ये यूपीआई और रुपए और जाइवान का जो इंटीग्रेशन है सबका, वो कितना अहम है, क्या उसके बारे में कैसे? देखिए ये इंटीग्रेशन, करेंसी का इंटीग्रेशन और पेमेंट का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर का डायरेक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि छोटा सा यूएई जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा हेफ्ट रखता है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, और इवन यूरोप की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में, क्योंकि ना सिर्फ वो क्रूड ऑयल का सप्लायर है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो देखा जाता है एज अ हब, तो जियो इकोनॉमिक्स का हब। सो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि बहुत सारे एनआरआईज ये फाइनेंशियल रीसेट के बाद यूके, यूएस, यूरोप से अगर वर्किंग एज वाले पॉपुलेशन शिफ्ट होने हैं, तो बहुत सारे दुबई शिफ्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये बता रहा है कि भारत का एक फोर्ट्रेस बनेगा यूएई मिडिल ईस्ट में। इनफैक्ट जब एमबीजेड गुजरात आए थे कुछ ही लास्ट मंथ आई थिंक, और उनका एक पूरा रैली हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में, तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि गुजरात एज अ स्टेट हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि एक फैमिलियल टाइज शुरू हो जाएं यूएई के साथ, जो लोग भी होम कमिंग करना चाहते हैं इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट, क्योंकि अब ये जो रिश्ता है उसको फैमिली वाइज रिश्ते में भी बदलने की जरूरत आएगी। तो इन शॉर्ट क्या आपका कहना ये है कि अभी जो डॉलर का चयन था, यानी जो जो लोग यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, खास करके गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, पंजाब की बात अलग है, लेकिन कि उनका सपना रहता है कि कुछ भी करो और यूएस का वीजा, H1B वीजा लो, फिर ग्रीन कार्ड लो, फिर सिटीजनशिप लो, और फिर एक डॉलर ड्रीम उनका, तो अभी डॉलर ड्रीम खत्म होने वाला है। और उनके लिए अगर जो आप सुझा रहे कि वो यूएई में या सऊदी में आके, मिडिल ईस्ट में आके सेटल हो जाए, और गिफ्ट सिटी का जो ये बनाया है गेटवे, उसके थ्रू जो अभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसके जो अपना पैसा है वो भारत में उसका निवेश करे यूएई के थ्रू, या क्या ये सही है ऐसे कहा तो? जी बिल्कुल, बिल्कुल अनय जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये जो कॉरिडोर है, आईमेक कॉरिडोर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री जी जब 1000 साल की बात करते हैं तो वो वही एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो 400 साल पहले हम करते थे, विच इज के खाली वेस्ट का एलिट वर्ग ही परचेस कर पाएगा जो हम बेचना चाह रहे हैं, सब कोई नहीं परचेस कर पाएगा। तो वो जो चीपर एक्सपोर्ट्स वाला जो मॉडल था फियाट करेंसी वाला, कि हम तो करेंसी छापेंगे और यहां से परचेस करेंगे, वो तो आपको भूल जाना पड़ेगा। तो 2030 के बाद आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो लेटेस्ट एप्पल आईफोन ना सिर्फ पहले भारतीयों के हाथ में होगा, सिर्फ वेस्ट का एलिट वर्ग ही परचेस कर पाएगा वो एप्पल के आईफोन्स। तो तो हम दो इस दो प्रकार दो के फिर एक्सपोर्ट्स का। दो दो जल्द सवाल, तो फिर इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस का जरूरत ही नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ही काफी हो सकता है। और दूसरा सवाल इसमें है कि अभी आप इजराइल जाके आ गए, और जो हाइफा पोर्ट है जो अदानी ने टेक ओवर किया है, आप उनके चेयरमैन से भी मिले, तो क्या आपको इंडिया मिडिल ईस्ट, जिसमें इसराइल भी है, सऊदी भी है, यूएई है, क्या उस आपको इंसाइट मिली तभी इसमें? देखिए हाइफा की विजिट में हमने देखा कि ये जो कनेक्टिविटी है इस कॉरिडोर की, क्योंकि यूएई से ये पूरा जो ट्रैक है वो सऊदी अरेबिया में, मुझे लगता है कि इंडियन रेलवेज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बिछेंगी, और ये जो पिलग्रिमेज होगा वो हिंदू पिलग्रिमेज होने वाला है, विच इज कि बहुत सारे मंदिर निकल के आएंगे, क्योंकि नेशनल आर्काइव्स का एक्सेस आज यूएई के साथ भी साइन हो चुका है। तो सऊदी अरेबिया के साथ तो साइन हो ही चुका था नेशनल आर्काइव्स का फुल एक्सेस, अब यूएई के साथ भी साइन हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे भारतीय मंदिर के स्थल निकल के आएंगे, और ये जो टूरिज्म बढ़ेगा ये पूरे कॉरिडोर में, यहाँ से गुड्स भी जाएंगे, यहाँ से टूरिस्ट भी जाएंगे, हाइफा पोर्ट तक जाएगा ये पूरा गुड्स, और फिर वहां से ग्रीस और इटली के पोर्ट तक जाएगा।
तो मुझे लगता है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग रूट है और इसके लिए मैं मानता हूं कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन का, कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही है जो ये डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंक्लूड कर सकता है। तो एक सेक्युलरिज्म का वेव आपको दिखना चाहिए मिडिल ईस्ट में। तो आपने देखा कि जब वो कैबिनेट के मिनिस्टर, जब वो एमओयूज एक्सचेंज हुए, और मैंने ये 6 फरवरी को लिखा था कि एक कलर का अगर अगर रंग लग जाए कपड़ों पे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। तो हमने कल ही देखा जब एमओयूज एक्सचेंज हुए तो यूएई की लेडी ने ना सिर्फ कलरफुल पहना था, उन्होंने खुद हैंडशेक इनिशिएट किया इंडियन इंडियन फॉरेन काउंटर सेक्रेटरी पार्ट के नमस्ते साथ। करने गए तो उन्होंने लेडी ने हाथ हैंडशेक किया, वो विच मैंने भी नोटिस किया। और जी, जो मोदी जी और एमबीजेड बैठे थे उधर, जो फूल रखे थे वो वेरी गुड। गेंदा फूल थे, सैफरन कलर के, वो बीजेपी के झंडे जैसे दिख रहे थे, बट वो भी एक स्मॉल आइटम है नोटिस। बट यू गुड दैट आपने भी वो ये किया कि वो औरत होके भी, क्योंकि जनरली आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो औरतों को आप हैंडशेक नहीं करते हो, लेकिन यूएई की जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने हैंडशेक किया वो मैंने देखा था। लेकिन ये आप कह रहे हैं डी रेडिकलाइजेशन के बारे में, लेकिन आपके गुजरात के ही जूनागढ़ में अभी एक मौलवी साहब को अरेस्ट किया गया। उन्होंने ये किया था कि एक मस्जिद में एक भूत मिलने से उसका मंदिर नहीं होता है। काबे में तो कितना 150 या 350 भूत निकले थे। तो वहां पे अगर ऐसा दौर चल रहा है तो यहाँ पे ये जूनागढ़ में, और रहते वाले घाटकोपर के हैं, तो उनको अभी अरेस्ट किया गुजरात पुलिस ने। तो ये सच में डी रेडिकलाइजेशन का आपको लगता है कि ये हो पाएगा, या ये थोड़ा डे ड्रीम है? देखिए देखिए अनय जी, भारत में तो, भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहर से आया था। तो सही बात। ये शीशे में साफ दिख रहा है कि वही नाक आंख कान जो प्रभु श्री राम ने दिए हैं। तो आप कितना भी फैंसी ड्रेस कर लो, नाम चेंज कर लो, उससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप डेजर्ट के नाम रख लोगे तो डेजर्ट इधर नहीं आ जाएगा। तो मुझे मुझे लगता है कि एक हीलिंग के प्रोसेस की जरूरत है। हो सकता है कुछ क्लेरिक्स को जो है वो मार पड़ने की शायद जरूरत हो, लेकिन ओवरऑल कम्युनिटी को एक हीलिंग के प्रोसेस की जरूरत है। कि एक एक कालखंड में आक्रांताओं ने उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं, जो कोई नहीं बदल सकता, जो एंसेस्ट्री है वो तो हिंदू ही है। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत जल्द जो भारतीय उपमहाद्वीप में, चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू हो रखा है, इसका इवेंचुअली इसका भी सॉल्यूशन धीरे धीरे सोसाइटी को भी लाना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट के भी इंसेंटिव्स या स्टेप्स लगेंगे, पॉलिसी ट्वीक्स लगेंगे, लेकिन घर वापसी तो होनी है और सेलिब्रेशन के साथ होनी है। तो मुझे मुझे लगता है ये उसमें से एक बड़ी वजह थी, ये पेट्रो डॉलर के वजह से, जो पहले वहाबी और बाद में सूफी और ये सब मदरसे, ये जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वहाबी इस्लाम पहले, और अभी वो सऊदी अरेबिया में ये इसके ऊपर सब बैन लग गया है, यूएई में भी बैन लग गया है, तो उसका एक बड़ा रोल रहेगा। लेकिन मैं अभी ये अपनी चर्चा को मंदिर इकोनॉमिक्स के बारे में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सही बात है कि यूएई में एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस या ऐसे एक ये बना है, और उन्होंने अभी वो जूइश सिनेगोग का भी एक ये किया, मंदिर भी वो बना रहे हैं। लेकिन मंदिर बना रहे तो इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कोई भी सवाल पूछेगा कि 700 करोड़ रुपया और सब सैंडस्टोन और मार्बल, अरे वो अयोध्या का राम मंदिर जितना, लगभग उतना भव्य मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? तो क्या लग रहा है आपको, ये मंदिर के पीछे क्या कारण रहेगा? देख देखिए अनय जी, मंदिर तो भव्य बनेंगे और इससे भी ज्यादा भव्य बनेंगे। सऊदी अरेबिया में भी बनेंगे, इराक में भी बनेंगे और लाओस कंबोडिया तक बनेंगे। अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये ना सिर्फ डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये इसके साथ इकोनॉमिक्स जुड़ा है। और क्या इकोनॉमिक्स जुड़ा है? आज अगर तालिबान बोल रहा है कि बामियान बुद्धा के नीचे हम टिकट का काउंटर लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि आपकी एंसेस्ट्री के ऊपर आपको प्राइड है या नहीं है। ये बात, सवाल ये है। क्योंकि जब मैं, आई थिंक मैं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे भी गया और मैंने सिर्फ इतना प्रश्न किया, क्योंकि वो लोग लिखते हैं प्राउड पाकिस्तानी मुस्लिम।
तो मुझे बात ये समझ नहीं आती कि आप प्राउड कैसे हो सकते। अगर आप प्राउड है तो आप फॉरेन कंट्री के नाम क्यों रखोगे? अपने अपने जो नाम है वो आपने अगर अहमद कर दिया है या मुजफ्फर कर दिया है तो फिर आप प्राउड कैसे हुए? मतलब मेरी तो बात समझ नहीं आती कि ये किस प्रकार का आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम लोग अपने और नाम नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट में सभी अच्छे अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम इटालियन और स्पेनिश ही रहते हैं। हम लोग भी किधर प्राउड है? क्या आपको नहीं तो लगता है ये कि सभी? वही वही तो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है ना, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स। जब दिमाग आपका डीकोलोनाइज होगा तो ही तो उससे बाहर निकलोगे आप। ये ना सिर्फ ये नाम की बात नहीं है, नाम, कपड़े, खाने पीने की रीत रिवाज, हर चीज की बात हो रही है। आज देखो कि कितनी सारी ट्रेडिशनल स्वीट्स को चॉकलेट ने रिप्लेस कर लिया है ना, नहीं, बस रिप्लेस। दिवाली में भी बहुत वाइन कुछ। लोग देने लगे हैं कि वाइन देना एक रिवाज बनते जा रहा है कि हाँ, यानी। तो ये जो है डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ ये जुड़ा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो दुनिया का देखने का नजरिया हो गया है कि ये जो भी कर रहा है सही होगा। फिर फिर चाहे वो जहर पी रहा हो तो साथ में ये भी दूसरा भी पीना शुरू कर देता है। तो दिस इज व्हाट मुझे लगता है कि जब भारतीय उपमहाद्वीप की वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वापस लौट के आएगी तब जाके सनातन विजडम लेकिन भी क्या थोड़ा क्या समझ आप में क्या आएगा। आप उसको क्या आप इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं? बिकॉज आज कोइंसिडेंटली जैसे वसंत पंचमी है, बट ज्यादातर लोग आज वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, और जिनका कोई है भी नहीं वो भी ऐसे अभी सीक्रेट सैंटा हो गया, अभी सीक्रेट वैलेंटाइंस डे गिफ्ट भेजो। अगर वो हम बंद करेंगे तो सीक्रेट रक्षाबंधन करना शुरू, अरे ये तो बाजार का किया हुआ खेल है कि आप रक्षाबंधन को चॉकलेट दो, रक्षाबंधन को मिठाई दो, रक्षाबंधन को फॉरेन हॉलीडेज में जाओ। तो ये कॉलोनाइजेशन की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोग जिस तरह की मार्केट इकोनॉमी हम लोग ने स्वीकार की है, तो हम हिंदू फेस्टिवल, हिंदू त्योहारों का अगर ये चीज करेंगे तो वो भी एक प्रकार का कॉलोनाइजेशन ही हो गया ना। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे आप किस चीज को एलिट दिखा रहे हो, ठीक है? अगर आप मल्टीपल रिलेशंस को एलिट दिखाओगे तो लोग भी मल्टीपल रिलेशंस रखना शुरू कर देंगे। तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे लिटफेस्ट या जो भी नेशनल इवेंट्स होते हैं वहां पे ऐसे लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए जो भारतीय संस्कार को प्रदर्शित करे। तो जो आप स्क्रीन पे दिखाओगे वो कॉपी होगा, ठीक? तो हमारा जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग होता है कॉर्पोरेट का, उसको मोल्ड करना पड़ेगा भारतीय समाज के अनुरूप। और इसको टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस जो रहा वो वेस्टर्न टेम्पलेट का रहा, क्योंकि हम वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट में जी रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है डी डॉलराइजेशन के साथ तो बहुत उसमें ज्यादा उसमें क्या रिवर्सल्स होंगे। क्या बड़ी चीजें आप क्या और बताएंगे? मुझे मुझे कुछ चीजें मैंने उसमें तो दिख रही है अब एक मुझे कुछ प्रेडिक्शन इसमें तो दे ही चीजें दिख दिया रही है है। कि मैंने हाँ, बोलिए। 2030 के बाद 2030 के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको पीपल आर गोइंग टू लुक इट एट एज ऑर्थोडॉक्स, बैड एंड डम। तो सही बिल्कुल बात है, हम सरप्राइज नहीं इंग्लिश होना। में बात कर रहे हैं, बट सही बात है। लेकिन एक एक यानी उसमें बड़ी बड़ी चीजें क्या बता सकते हैं कि पहला चीज एक ये सब खान लोगों का बॉलीवुड में एक भर्ती। दूसरा चीज है जो गाने के बोल है उसमें सब फारसी ये उर्दू तो शब्दों का, यानी ये तो कुरान योगी और जी के हदीस, पास ये सब, जाएंगे, ये ये लोग एक। योगी जी के पास जाएंगे और संस्कृत को जो है उसको कूल बनाएंगे। यही इनके पास रास्ता बचा है। फिर जो एक शेफाली जी ने जिनके साथ आप गए थे, वो नो बिंदी, यानी सब एडवर्टाइजमेंट्स में मॉडल को बिंदी नहीं लगाने से वो प्रोडक्ट पे ध्यान जाता है, इसलिए बिंदी नहीं लगाते हैं, ऐसा एक जो, यानी और क्या क्या इसमें ये है कि एक भारतीय सिनेमा, भारतीय एंटरटेनमेंट, इसको अगर उसका सांस्कृतिक दृष्टिया हम भारतीयकरण कर रहे हैं तो और उसमें क्या चीजें करनी पड़ेगी ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि हमारे जितने कॉरपोरेट हैं उनको एक ओरिएंटेशन मिलना चाहिए कि आप क्या चीज का प्रोपगेशन करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं लेटेस्ट देखा हूं कि अदानी ग्रुप ने पीएचडी, अबाउट 14 पीएचडी ऑन इंडोलॉजी, उसको स्पॉन्सरशिप देने का ऐलान किया। तो इंडोलॉजी पे वर्क करने के लिए अब आप पहली बार ऐसा देख रहे हो कि कोई कॉर्पोरेट ग्रुप इंडोलॉजी पे फंडिंग करना चाह रहा है।
नहीं, तो नारायण जब मूर्ति ये ने किया था, हमारे लेकिन वो जो भारत को जो हेट करते हैं, वो जो राष्ट्रवादियों को जो बुरी नजर से देखते हैं, ऐसे इंडोलॉजिस्ट को उन्होंने, तो ये कब होगा कि अपने विचार के इंडोलॉजिस्ट को भी फंडिंग किया जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन कॉलोनियल मेमोरीज के साथ इन्फ्लुएंस हो रखी है। नेक्स्ट जनरेशन जो बिल्कुल जिनको कोई कॉलोनियल मेमोरीज नहीं है, वो बहुत कट्टर निकल के आएंगी और वो हमारे हिंदू टेक्स्ट को बेस बना के पॉलिसी से लेके हर एक चीज में रिवैम्प करेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो ये थर्ड टर्म है, जिसमें उन्होंने बोला कि 1000 साल की नींव रखी जाएगी, उस प्रकार के पॉलिसी चेंजेस आने वाले हैं। तो तो उसके बारे में एक आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन ये सब्जेक्ट इसका यूएई था, फिर भी हम यूएई का हम यूपी तक जाते हैं, और जो खास करके टेम्पल इकोनॉमिक्स है वो यूपी के सिवा खत्म नहीं हो, यानी वो उसका पूरा नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश में जो अभी चल रहा है, खास करके अयोध्या है, वाराणसी है, तो उस चीजों से उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को कितनी बढ़त मिल सकती है? मुझे लगता है कि जितना पैसा राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुआ है, वो यूपी उत्तर प्रदेश के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। तो आप ये बड़ा चित्र उसका कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत क्लियर चीज है कि अगर 1800 सालों से हम 27% ऑन एन एवरेज वर्ल्ड जीडीपी को दे रहे थे, तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन था। अब लोगों को नहीं पता कि वो इंस्टीट्यूशन मंदिर था। ये हमें लोगों को समझाना जरूरी है कि हम बिना इंस्टीट्यूशन के ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे पूरे वर्ल्ड के जीडीपी को। क्योंकि कंफ्यूजन लोगों में ये है कि वेस्ट ने आके हमको इंस्टीट्यूशंस दिए, वेस्ट ने आके रेलवेज बना के दी, वेस्ट ने हमको बैंकिंग सिखाया, वेस्ट ने हमको एजुकेशन का फॉर्मेट बताया। ये गलत फहमी है। तो सबसे पहले हमको मंदिर इकोसिस्टम में मंदिर के क्या क्या रोल थे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में, उसको हमको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ ही एग्जांपल दे दूं, ना सिर्फ ये फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, सारी फेस्टिवल्स जो होती है वो तिथिस के साथ लिंक्ड होती है। जो तिथिस के प्रोसीजर्स मंदिर की एक्टिविटीज के साथ लिंक्ड होते हैं। आज अगर प्रसाद का कुछ अन्न जाता है मंदिर के थ्रू होके बाहर आता है, तो एक ऑटोमेटिक बिना मॉरल साइंस के क्लास के वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि खाना जो है वो वेस्ट नहीं करना है। अगर पानी का ग्लास है, वो अगर मंत्रोच्चार के बाद पीता है तो वो पानी को फेंकेगा नहीं। तो आपको उसमें मोरल साइंस की क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है उस बच्चे को। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हर एक फेस्टिवल्स के साथ आपकी इकोनॉमी का कैश फ्लो घूम रहा है बिना रिजर्व बैंक के, बिना सेंट्रल बैंक के किसी भी इंटरवेंशन के, और वो भी सेलिब्रेशन के फॉर्मेट में। पैसे वालों की जेब से वो पैसा जा रहा है जो मिडिल क्लास या लोअर लेवल की पब्लिक है, बिना गवर्नमेंट के कोई फ्रीबीज के। ठीक, मंदिर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको प्रसाद दे रहा है, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी को एम्पावर किया जा रहा है वर्क करने के लिए, आपको डायरेक्ट कोई फ्रीबीज नहीं दे रहा है। ठीक, तो हमें समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को मंदिर जो है वो चैलेंज कर रहा है। हाँ, तो हमें एक ये एक समझना मंदिर। पड़ेगा हाँ, हाँ, कि हाँ, बोलिए, मंदिर बोलिए। का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर जब से शुरू हो जाता है तब से इकोनॉमी का साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्शन में। अब मंदिर जो है वो वेस्टर्न टेम्पलेट जो रियल एस्टेट बनता है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको पेरेंट से अलग होना है तो आपको एक अलग घर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको जो जीडीपी में काउंट करते हैं वेस्टर्न टेम्पलेट की इकोनॉमिक्स में, मंदिर उसको काउंटर कर रहा है, क्योंकि वो एक कॉमन इक्विपमेंट बन रहा है जहां पे सोशल कांग्रीगेशन और फैमिली कांग्रीगेशन हो रहा है रियल एस्टेट इसमें भी। लेकिन किस प्रकार का रियल एस्टेट है, विच इज अ पॉजिटिव वन एंड नॉट अ नेगेटिव इंटेंट। तो मैंने मेरा 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 सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो उत्तर प्रदेश में, मैं जब भी अयोध्या गया था 2 साल पहले, तभी वहां पे एक ही होटल हुआ करता था, 3-3,500 रुपए के कैटेगरी पे। अभी सुना है कि वहां पे 25,000 रूम, 5 स्टार से लेके धर्मशाला तक 25,000 रूम बन रहे हैं, बहुत एयरपोर्ट कुछ। बन रहा है, मल्टी अयोध्या मॉडल ट्रांसपोर्ट अकेला बन रहे हैं। हाँ, हाँ। अयोध्या अकेला $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाए इकोनॉमी का, अयोध्या अकेला। तो अभी लेकिन 2030 उत्तर तक तो प्रदेश का प्रोजेक्ट्स ही इकोनॉमी चलेंगे। $300 बिलियन है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपी का इकोनॉमी अभी $300 बिलियन का भी नहीं रहेगा, 300 $350 बिलियन, और एक मंदिर $1 नहीं ट्रिलियन नहीं उससे होगा, दूर मैं है। आपको बता रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूँ वो $1 ट्रिलियन कुछ डेट डेट अयोध्या आपने अकेला रखा है क्रॉस उसके कर। लिए? कुछ डेट आपने रखा है? मुझे लगता है कि 2035 के आसपास हो जाएगा। इवन ठीक है। अदरवाइज जो फॉरेन एक्सचेंज में रेट भी मैंने प्रेडिक्ट किया है डाउनफॉल, इवन अदरवाइज। लेकिन हमें ये समझना है कि प्रोजेक्ट्स जो है अयोध्या के 2030 तक तो प्रोजेक्ट्स ही चलते रहेंगे, क्योंकि हम्म। उसका एक्सपांशन ही उतना हो जाएगा। होता रहेगा। ये समझना है आपको। और उत्तर प्रदेश में 2 और आ रहे हैं, क्योंकि बहुत एक चर्चा चली कि हमें सिर्फ 3 चाहिए। तो मैं बार बार लिखता हूं कि भाई बाकी के स्टेट का क्या? अगर आप 3 बोल रहे हो तो बाकी के स्टेट से कुछ गलती करिए क्या? हम्म। तो सबको ही मंदिर इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। मुस्लिम्स भी अंदर एंटर होंगे। अगर इराक में मंदिर बनेगा तो वहां मुस्लिम्स एंटर करेंगे, फिलीपींस में बनेगा तो वहां क्रिश्चियंस भी एंटर करेंगे। तो ये जो सनातन को बांध के रखना कुछ लोग चाह रहे हैं, वो जरूरी था जब आपके ऊपर इन्वेजन चल रहा था। अब जो है सामने से देश मांग रहे हैं, तो आपको बांध के नहीं रखना चाहिए इसको। प्रभु श्री राम आप सबके लिए। आप एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में आजकल बहुत लोगों को चिंता है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति का क्या हो रहा है, कि पहले एकनाथ शिंदे को बीजेपी में लिया, यानी बीजेपी के साथ लिया, फिर राष्ट्रवादी जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री आरोप किया करते थे वो आ गए, अभी कल अशोक चौहान आ गए हैं। तो ये क्यों चल रहा है? यानी लोगों को लगता है इसका जस्टिफिकेशन करना भी एक अंधभक्ति का एक नमूना है। लेकिन क्या मुझे एक उसमें चीज़ लगती है, मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये सही आपको लगता है? मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब नरेंद्र मोदी जी के तीसरे पर्व की तैयारी है, क्योंकि उसमें जो रिफॉर्म्स करने हैं और ये खास करके डी-डॉलराइज़ेशन करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। यानी जिन देशों को उससे नुकसान होगा, जब भी हम वीज़ा, मास्टर कार्ड उनका पेमेंट गेटवे छोड़ के, स्विफ्ट का ये सिस्टम छोड़ के अगर हम रुपे और जयवन और ये सब शिफ्ट करेंगे, तो कोई तो कौन-सा किसान आंदोलन, ये आंदोलन, कोई तो उसमें एक हवा देने की कोशिश करेगा। क्या ये सही कारण हो सकता है कि ऐसा रिएक्शन आ सकता है? इसलिए अपने अपने जो परकोटे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और बाहरी शक्तियों को, अपने देश के जयचंदों को ज़्यादा उसमें टारगेट करने की संभावना कम रखें। क्या ये कारण हो सकता है या ये थोड़ा ये मनगढ़ंत आपको लगता है? नहीं, मुझे इसमें कुछ तथ्य दिखाई देता है, क्योंकि आपने नीतीश कुमार जी के साथ भी सरकार बनाई। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में कभी-कभी आपको स्टेट में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट में, आपके विजन में, अगर थर्ड टर्म में ये जरूरी है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कुछ डिफरेंस दिखे ही ना, अगर उस प्रकार का कंसेंसस आप नई पार्लियामेंट में थर्ड टर्म में लेके आ सकते हैं, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो देश के लिए क्या हो सकता है? लेकिन ये क्योंकि अच्छी बड़े बात है या बड़े बुरी बात है? चेंजेस। क्योंकि ऑपोज़िशन कहता रहता है कि ये अच्छी आगे बात है, ये चुनाव शायद ये आखिरी अच्छी चुनाव बात होंगे। है। यानी मैं क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये ऐसे कहा हाँ, जाता है कि ये चुनाव देश के आखिरी चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी व्लादिमीर पुतिन जैसे करने वाले हैं। पुतिन ने 2 टर्म प्रेज़िडेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर से प्रेज़िडेंट बन गए। तो ये दौर की शुरुआत है। जैसे आप कह रहे हैं वैसा उनका कहना नहीं है। उनका कहना है कि ये सब देश को एक तानाशाही की तरफ लेके जाने की कोशिश हो रही है और ऑपोज़िशन को खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्या आप को उसमें कुछ तथ्य लगता है? मुझे इसमें बिल्कुल कोई इस बात में तथ्य नहीं लगता कि कोई तानाशाही होने वाली है। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि अगर देश के विरुद्ध कुछ कुछ हरकतें पाई गई, तो उस पर जो मैंने लिखाई है कि अशोक चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र बनने वाला है। तो हुँ, हुँ। एक्शन तो आप पकड़ के चलो थर्ड टर्म में। बहुत सारे लीडर्स अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हुए पाए जाएंगे, तो उन पर एक्शन होने वाला है। ये आप लिख के चलो। दूसरा, आप जो बता रहे हैं कि अगर गवर्नेंस का फॉर्मेट कुछ चेंज हो सकता है क्या, तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन का जो एक्शन होना ही है, तो ये तो तय बात है, ये कोई नया नहीं है, ये तो डिक्लेयर किया हुआ है। तो 2026 के आसपास आपको समझना होगा कि जो नई रियलिटीज है सेंसस की, जो हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग की, क्योंकि 2011 के बाद तो कुछ सीरियस एक्टिविटी हुई नहीं है सेंसस की। तो उसके बाद देश की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है गिफ्ट सिटी यूनियन टेरिटरी बन जाए डिलिमिटेशन के बाद। तो ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बंगाल में जैसे हो सकता है कुछ एक्शन लेनी पड़े। तो लोगों को ये समझना है कि आप
किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है, आप भारतवर्ष के सिटीजन हैं। तो ये जो कुछ आपको पॉलिटिशियंस आपको बरगलाएंगे, बोलेंगे कि ओ मेरी लैंग्वेज का क्या, मेरे रिलीजन का क्या, तो इसमें इसके झांसे में बिल्कुल ना आए। देश हित में जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। धन्यवाद अंकित जी। अभी हर एक प्रोग्राम की एक लिमिट रहती है और हमने वो लिमिट अभी क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए मैं आज यही रुकता हूँ। लेकिन ये जो आपने जो विषयों को स्पर्श किया, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये सब विषयों को आप पूरे डेप्थ में आप उसके क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ही बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने सारे विषयों को स्पर्श किया वो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि वो हमारे दर्शकों की आँखें खोलने के लिए शायद उसका ये हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर कैसी लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन उसमें से एक-एक माइक्रो सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर फिर से आने वाले दिनों में हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अगर हमें समय दो तो जी, हमको ये ऐसे प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी. आप यहाँ पे आए और पुन्हा शेवट मराठीत करतो. अंकित जी तुम्ही इथे आलात आणि तुम्ही वेगवेगळ्या प्रश्नांना अतिशय सखोल, सविस्तर उत्तरं दिलीत आणि त्याच्यामुळे एक नवीन दृष्टिकोन लोकांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली असं मी मानतो आणि अशाच प्रकारचे संवादाचे कार्यक्रम आपण येणाऱ्या काळातही आपल्यासाठी सादर करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. तूर्तास आम्ही इथेच थांबतो. पाहत रहा MH14.